So we'll go ahead with example 4.1. पहला क्वेश्चन example 4.1 और हॉर्स पाइप ये नॉर्मल जो आप पाइप यूज करते हो नॉर्मली नॉर्मली हम जो पाइप यूज करते हैं गाड़ी धोने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए, उसको हॉर्स पाइप बोलते हैं. A hose pipe used for gardening is ejecting water horizontally at a rate of 0.5 मीटर पर सेकेंड. अगर कोई पैरामीटर नहीं समझ में आए तो उसका यूनिट देख लेना, मीटर पर सेकेंड मतलब स्पीड. तो पानी जो बाहर आ रहा है उसका स्पीड कितना है? 0.5 मीटर पर सेकेंड. एरिया ऑफ द बोर ऑफ द पाइप इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो पाइप जिसमें से पानी बाहर आ रहा है उसको बोर बोलते हैं. उस बोर का एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैलकुलेट द फोर्स टू बी अप्लाइड बाय द गार्डनर. जो पानी दे रहा है उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा टू होल्ड द पाइप हॉरिजॉन्टली स्टेशनरी. तो पहले पूरा क्वेश्चन समझ लो. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. तो हमारे पास इमेजिन दिस इज अ पाइप. इस पाइप में से वाटर इज कमिंग आउट. इस पाइप में से वाटर इज कमिंग आउट. ऐसा पानी बाहर आ रहा है और ये जो पानी बाहर आ रहा है इसका जो स्पीड है स्पीड वो दिया हुआ है आपको 0.5 मीटर पर सेकेंड. और ये जो बोर है इसका जो एरिया है वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर ये ऐसा यूनिट है क्या? नहीं है. तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर. सेंटीमीटर 10⁻² मीटर उसका स्क्वायर तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. तो ये हो गया आपका 10⁻³ मीटर स्क्वायर. ये आ गया एरिया ऑफ बोर. करेक्ट. अब थोड़ा सा सोचोगे, पानी बाहर आना मतलब एक्शन. एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. तो पानी आगे जाएगा तो पाइप पीछे आएगा. अगर पाइप पीछे आएगा तो पाइप पीछे नहीं जाने के लिए उसको पकड़ के रखना पड़ता है. तो तुमने भी यू हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम इन योर रियल लाइफ, राइट. तो वी हैव एक्सपीरियंस द सेम थिंग इन आवर लाइफ. जिसमें होता क्या है, तुम जब पानी दे रहे हो, पानी बाहर जा रहा है तो तुमको लगेगा कि पाइप पीछे आ रहा है. तो पाइप को पकड़ के रखना पड़ता है. रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन क्या होता है? सेम. क्या होता है? सेम. तो तुम एक्शन फाइंड करोगे तो भी चलेगा, तुम रिएक्शन फाइंड करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि डिफरेंस क्या है? सिर्फ डायरेक्शन का. तो हमको फाइंड करना है बेसिकली फोर्स. तो वी आर सपोज टू फाइंड आउट फोर्स एफ. क्या फाइंड करना है हमको? एफ. अब आपको ये सोचना चाहिए फोर्स फाइंड करना है. तो यहाँ तक क्वेश्चन समझा क्या? पहले water is coming out at a speed of 0.5, area of the bore is 10 centimeter square. You are supposed to find out force. लेकिन फोर्स का फॉर्मूला तो हमको दो ही पता है. एक है dp/dt, एक है m/a. ना मुझे मास पता है, ना मुझे एक्सेलरेशन पता है, ना मुझे मोमेंटम पता है. हमको पता है तो क्या पता है? स्पीड और a. तो हमको जो भी फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था dp/dt, इसको इन पैरामीटर्स के टर्म में लाना पड़ेगा. तो वी आर सपोज टू ब्रिंग फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ दिस. अब वो कैसे करते हैं? व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी. बराबर? पक्का? श्योर 100%. यहाँ पे स्पीड की वैल्यू दी है तुमको. जिसकी वैल्यू दी है मतलब वो कांस्टेंट है. अगर कांस्टेंट नहीं होता तो वैल्यू क्यों देते? तो स्पीड क्या है? कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, मतलब यहाँ पे इस केस में स्पीड बाहर आ गया तो अंदर कौन बचा? dm/dt. वेयर dm/dt इज हाउ मच मास इज कमिंग आउट पर यूनिट टाइम. मास अपॉन टाइम, मतलब एक सेकेंड में कितना पानी का मास बाहर आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है 1 किलोग्राम पर सेकेंड, 2 किलोग्राम पर सेकेंड, राइट. तो dm/dt इंडिकेट्स व्हाट इज द मास ऑफ वाटर कमिंग आउट. लेकिन हमारे पास मास का इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो हम एक काम करेंगे. यू नो व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम. तो व्हाट इज मास? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी.
तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम कैपिटल V, क्योंकि स्मॉल v किसके लिए यूज कर रहे हो, स्पीड के लिए। तो ये v क्या है, वॉल्यूम। v क्या है, वॉल्यूम। मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मास हमने लिख दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का कांस्टेंट होता है, वाटर है तो उसका भी कांस्टेंट है। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी बाहर आ जाएगा, तो V रो dV बाई dt, वेयर V इज वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट। अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो एक काम करो, ये जो पानी का स्ट्रीम है इसका शेप सिलेंडर जैसा है कि नहीं। मैं मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये x है, क्या है ये, x है, और ये एरिया a है, ये एरिया तो दिया ही है तुमको। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज एरिया ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच मतलब बेसिकली ये देखो, ये ऐसा पाई आर स्क्वायर मतलब ये एरिया, एच मतलब लेंथ, है ना, राइट। पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया और ये मतलब लेंथ। तो अभी यहाँ ध्यान दो, ये डायग्राम के हिसाब से ये एरिया है और ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है। तो व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम, a into x। तो व्हाट इज वॉल्यूम, a into x। तो therefore F equals to V rho d dt of a into x, a into x। एरिया तो कांस्टेंट है ना, एरिया क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि पाइप का एरिया चेंज किया क्या तुमने, नहीं। तो एरिया बाहर, एरिया बाहर, तो F इक्वल टू V रो, एरिया बाहर आ गया, राइट। क्या बचा, dx बाय dt, क्या बचा, dx बाय dt। व्हाट इज dx बाय dt, v स्पीड। तो therefore F इक्वल टू V रो a v, therefore F इक्वल्स टू V स्क्वायर रो a, राइट। V पता है, यस। A पता है, यस। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1000। क्वेश्चन में नहीं भी दिया तो तुमको पता होना चाहिए, एयर का, वाटर का, ये डेंसिटी तुमको पता होनी चाहिए। बन गया फॉर्मूला। अभी हमको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके F फाइंड करना है। F इज V स्क्वायर रो है, V है 0.5 मतलब 5 × 10⁻⁻1। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 और तुमने ये तो फाइंड ही किया, कितना रहे 10⁻³ एरिया इज 10⁻³ 10⁻3 कैंसल, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻², तो कितना हो गया 0.25 न्यूटन। हो गया क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रिमेंबर, हमेशा तुमको डायरेक्टली जो फॉर्मूला तुमने बना के रखे हैं उस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू थिंक कि हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर्स के टर्म्स में फोर्स का फॉर्मूला कैसे बनाना। तो यू हैव टू कीप ऑन थिंकिंग एवरी टाइम मोमेंटम इज m into v। नॉर्मली मास कांस्टेंट होता है, बाहर निकाले तो यहाँ पे v कांस्टेंट है, v बाहर निकाल लिया, dm/dt हो गया। व्हाट इज m, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, राइट। तो dv/dt, dv/dt, गुड। व्हाट इज वॉल्यूम, a into x, a into x, एरिया कांस्टेंट है बाहर आ गया, dx/dt इज v, तो f हो गया v स्क्वायर रो a। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4.2। 3 identical point masses are fixed symmetrically on the periphery of a circle। 3 identical point masses, identical मतलब मास तीनों का सेम है, they are fixed symmetrically। symmetrically fixed होना मतलब तीनों में एंगल सेम होना। on the periphery मतलब बाउंड्री, सर्कल के बाउंड्री पे 3 मासेस है जो symmetrically fixed है। obtain the resultant gravitational force on any point mass m at the center of circle, राइट। तो हमको फाइंड करना है रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे, ऑन एनी पॉइंट मास कैपिटल M। लेकिन ये पॉइंट मास M कहाँ पे है, सेंटर ऑफ सर्कल पे। तो टोटल 4 मासेस है, 3 जो पेरीफेरी पे है और एक जो सेंटर पे है। एक्सटेंड दिस आइडिया टू मोर देन 3 आइडेंटिकल मासेस, मतलब 3 से ज्यादा अगर मासेस होंगे तो सेंटर पे कितना फोर्स। आगे बोला है हाउ फार यू कैन एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट,
मतलब तुम कितने मासेस के लिए इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन। तो टोटल 3 पार्ट्स है, पार्ट बाय पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले केस वन में हमारे पास 3 आइडेंटिकल मासेस है पेरीफेरी पे। तो केस वन, तो विल फर्स्ट सॉल्व फॉर केस वन। You have 3 identical masses at the periphery. 3 masses at the periphery and one is at the center. तो सेंटर पे 1 है और पेरीफेरी पे 3 है, और 3 सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिक इज रियली इंपॉर्टेंट। सिमेट्रिकली प्लेस करना उसको, मैं सब जस्ट देख रहा हूँ, सिमेट्रिकली प्लेस करेंगे। गुड, 1 मिनट, बाकी चीज़ें आई विल रिमूव। ओके गुड। तो ये हो गया एक मास, ये हो गया दूसरा मास, ये हो गया तीसरा मास। सिमेट्रिकली प्लेस्ड बोला है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड बोला है। तो ये 3 मासेस है और एक सेंटर पे मास है यहाँ पे। इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, और सेंटर को ओ बोल देंगे, बराबर। अब सिमेट्रिक प्लेस करने का कुछ मतलब और भी होता है। सिमेट्रिक मतलब पहले क्या समझ लो, व्हाट इज द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल? 360। अगर मैं सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 2 में, तो कितना एंगल हो गया? 180। 3 में करता हूँ तो 120। वेरी गुड। तो सिमेट्रिक प्लेसिंग का मतलब ये हो गया कि जो एंगल्स थे कितने बनेंगे? 120 एंड 120। पक्का? श्योर? इधर गलती की तो गए, पक्का? तो थोड़ा सा और सोचो फिर। इफ यू आर सेइंग यस तो ठीक है, बराबर है, वैसे गलत नहीं बोल रहे हो, सही है, इट इज करेक्ट। तो अभी ऐसा है, ये ऐसा है। अब एक बात बताओ, तुमने ही बोला, आई डिड नॉट से एनीथिंग, यू सेड कि 120 सही है कि नहीं? तो ये एंगल कितना हुआ? 120। अगर ये 120 है तो ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर एंगल को क्या करता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये कितना हो गया? 60। ये 60 है, ये टोटल एंगल कितना है? ये 90 है, तो ये कितना बचा फिर? 30। तो ये एंगल कितना है? 30। तो हमारा इंटरेस्ट इस 30 में ज़्यादा है, तो 30। तो यू हैव दिस एंगल एज 30। तो सेम लॉजिक से ये भी कितना है? 30। बराबर। आपको बोला है सेंटर पे, कौन है सेंटर पे? O। और कौन सा मास है? कैपिटल M। यहाँ पे कौन है? स्मॉल m और स्मॉल m, तीनों स्मॉल m क्यों क्वेश्चन में बोला है? आइडेंटिकल मतलब मासेस सेम। सेंटर पे कौन सा मास था? कैपिटल M। आपको क्या बोला है? कहाँ पे फोर्स फाइंड करना है? सेंटर पे। तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है सेंटर पे। तो सेंटर पे जो मास है उसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है? कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ए, बी और सी। और अट्रैक्ट ही करेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। रिमेंबर, टोटल फोर्स ऑन द मास एट O इज फोर्स ऑन O ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन O ड्यू टू B प्लस फोर्स ऑन O ड्यू टू C। अब मैं प्लस लिख रहा हूं, थोड़ा केयरफुल रहना। वेक्टर फॉर्म में प्लस लिखा मैंने, स्केलर फॉर्म में नहीं। स्केलर फॉर्म में प्लस कब लिख सकते हो? जब तीनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम हो। यहाँ पे सेम था क्या? नहीं, इसलिए वेक्टर फॉर्म लिखा। अब क्या करेंगे? अब ऐसा करेंगे, एक काम करता हूँ, एक बात बताओ, इन जनरल ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? G m1 m2 by r square। G, राइट? m1, व्हाट इज m1? कैपिटल M, बराबर। m2, व्हाट इज m2? स्मॉल m, अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू? रेडियस। तो अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो फोर्स ऑन O ड्यू टू A, फोर्स ऑन O ड्यू टू A का फॉर्मूला क्या बनेगा? G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। फोर्स ऑन O ड्यू टू B का क्या बनेगा? सेम, G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। फोर्स ऑन O ड्यू टू C का क्या बनेगा? सेम बनेगा ना? यस। तो ये सारे के सारे क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। इसको फिलहाल क्या बोल दिया? F। पक्का? तो मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम, डायरेक्शन वाइज सेम है क्या? नहीं। अब डायरेक्शन देखना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे देखते हो?
ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है कि रिपल्सिव होता है? अट्रैक्टिव होता है। देखो प्रॉपर्टीज सीखा था, मैंने बोला था प्रॉपर्टीज काम में आएगा। ये जो कैपिटल एम है इसको स्मॉल एम क्या करेगा, खुद के पास अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए का डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू ए। सही है, वेरी गुड। सिमिलरली ये ओ पे जो मास है कैपिटल एम, उसको बी भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। और ये जो सी पे है वो भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। डायरेक्शन हो गए, यस। फिर थोड़ा वेक्टर पता होना चाहिए, हर चीज लगने वाली है तुमको। मैंने तुमको तभी बोला था कि वेक्टर्स तुम इसलिए सीखते हो, ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे फोर्सेस और वेक्टर्स का डायरेक्शन के बिना सॉल्व नहीं होगा। तो डायरेक्शन तो पता होना चाहिए आपको, और साथ में वेक्टर्स के कंपोनेंट कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। ये कौन सा वेक्टर है, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, इसके 2 कंपोनेंट होंगे। और पहले तो ये बताओ कंपोनेंट करते किसके हो। अगर कोई वेक्टर सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसके कंपोनेंट होंगे ही नहीं, क्योंकि उसका एक ही कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट। कोई वाई एक्सिस के अलोंग है तो उसका एक ही कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट। और जो बीच में है उसके 2 कंपोनेंट है। यहाँ पे बीच में कौन कौन है, एफ ओ बी और एफ ओ ए, इनके 2 कंपोनेंट है, इसका एक ही कंपोनेंट है। तो किसके कंपोनेंट करोगे, एफ ओ बी और एफ ओ ए। तो एफ ओ ए का एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा। और पता है एंगल को एडजेसेंट कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस। तो ये हो गया एफ ओ ए कॉस 30, बराबर, वेरी गुड, राइट। दूसरा कंपोनेंट यहाँ आएगा, ये कौन है, साइन 30। तो ये है एफ ओ ए साइन 30। सिमिलरली एफ ओ बी का ये कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा है, कॉस। तो ये हो गया एफ ओ बी कौन सा, कॉस 30, ठीक है। और ये एफ ओ बी कौन सा, साइन 30, वेरी गुड। अब डायग्राम देख के बताओ कौन से कंपोनेंट कैंसिल होंगे, एफ ओ ए कॉस 30 और एफ ओ बी कॉस 30। वाई, बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि पहले से मैंने मैग्नीट्यूड तुमको निकाल के दिखा दिया। मतलब एफ ओ ए कॉस 30 इज एफ कॉस 30 और एफ ओ बी कॉस 30 इज ऑल्सो एफ कॉस 30। तो एफ कॉस 30 कैंसल। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसल आउट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ किसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हुए, एफ ओ ए के और एफ ओ बी के कैंसिल आउट, बराबर, पक्का। और वर्टिकल कंपोनेंट्स का क्या होगा, एडिशन, क्योंकि उनका डायरेक्शन क्या है, सेम है। और ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड, राइट। वर्टिकल कंपोनेंट्स एड अप, वर्टिकल कंपोनेंट्स एड अप, और ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट एड अप होके टोटल अपवर्ड फोर्स बन गया। कौन से 2 फोर्सेस ऊपर है, जल्दी बताओ, एफ ओ ए साइन 30 प्लस एफ ओ बी साइन 30। लेकिन एफ ओ ए और एफ ओ बी दोनों एफ है, सेम है। तो एफ साइन 30, व्हाट इज साइन 30, 1/2। तो ये आ जाएगा f/2 और दूसरा भी आ जाएगा f/2। f/2 और f/2 कितना हो गया, f। What is total force in upward direction, f। What is total force in downward direction, f। क्योंकि नीचे कौन सा फोर्स है, OC, और OC की वैल्यू भी कितनी है, f, राइट। सो यू सी therefore total downward force and total upward force are same मतलब are equal in magnitude, बराबर। तो therefore what is the resultant force on O, 0, क्योंकि पहले से ही हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैंसिल हो गए और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स थे वो ऐड तो हुए अपर डायरेक्शन में, लेकिन टोटल कितना बन गया, F। और नीचे भी फोर्स कितना था, F।
ऊपर भी एफ नीचे भी एफ पर सेम पॉइंट पे एक्ट हो रहे तो क्या होता है 0, राइट, बराबर। तो अगली बार से, ये तो तुमको अभी बोर्ड्स में है तो मैंने सब सॉल्व करके दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से याद रखना अगर आपके पास एक सर्कल है और अगर आइडेंटिकल मासेस पेरीफेरी पे है और सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, कैसे है, तो सेंटर पे फोर्स हमेशा 0 होता है, हमेशा। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके वर्टाइसेस पे सेम मासेस है, उसके सेंट्रॉइड पे कोई भी मास हो तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा 0 होगा। अगर हमारे पास स्क्वायर है, उसके वर्टाइसेस पे सेम मासेस है, सेंटर पे कोई भी मास हो, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा 0 होगा, ठीक। ये केस 1 था। अब केस 2 में तुमको बोला है इसी कॉन्सेप्ट को तुम एक्सटेंड करो फॉर मोर देन 3 मासेस। तो मोर देन 3 मतलब 4 ले लेते हैं, फिर वो शो तो करना पड़ेगा ना कि 0 ही होता है। तो एक काम करते हैं, केस 2 में भी 4 ले लेते हैं, 4 इंस्टेड ऑफ 3 वी विल इंक्रीज 1 मोर। क्वेश्चन में बोला है तो करना पड़ेगा। तो ऐसा है, दिस इज द सर्कल, 4 में से एक इधर ए पॉइंट पे, एक यहाँ पे बी पॉइंट पे, एक यहाँ पे सी पॉइंट पे, एक यहाँ पे डी पॉइंट पे, और ये चारों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है मतलब इसका मास m है, इसका भी m है, इसका भी m है और इसका भी m है, और सेंटर पे कोई और एक मास है कैपिटल M। तो सेंटर पे कोई एक कैपिटल M मास है, O पे एक मास है M, बराबर, राइट। अब क्या होगा, अब पता क्या होगा, ऐसा होगा फोर्स ऑन O ड्यू टू B और फोर्स ऑन O ड्यू टू D क्या हो जाएंगे, कैंसल, बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। G कैपिटल M स्मॉल m by r square, G कैपिटल M स्मॉल m by r square. Similarly, force on O due to A और फोर्स ऑन O ड्यू टू C, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो रिमेंबर इस केस में हियर पहले तो ये बता दो कि मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स ऑन O ड्यू टू A, फोर्स ऑन O ड्यू टू B, फोर्स ऑन O ड्यू टू C, फोर्स ऑन O ड्यू टू D, ये सारे के सारे सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल, राइट। बट force on O due to A and force on O due to C are opposite in direction, therefore they cancel out, therefore cancels out. Similarly force on O due to B and O due to D, ये भी क्या होगा cancel होगा। O due to B and O due to D are opposite and cancel out. Therefore, what is the resultant force? 0. Therefore, net force is 0. Right? तो उन्होंने पहले पूछा था 3 पार्टिकल्स का, फिर बोला मोर देन 3 का, और आखिर में क्या बोला, हाउ फार यू कैन एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट। तो तुम कितने मासेस के लिए ये कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर सकते हो, तुम चाहो उतने मासेस, मतलब इन्फिनाइट मासेस। तो केस 3 we can extend this concept for infinite masses। सिर्फ होगा ये जब तुम infinite masses लोगे, when you take infinite masses, in that case what will happen is, तो if I take infinite masses, अब जब मैं infinite mass लूंगा तो होगा ऐसा, इधर एक, उसके बाजू में एक, उसके बाजू में और एक, उसके बाजू में और एक, ऐसा हम लोग एक्सटेंड करते जाएंगे कितने मासेस के लिए, इन्फिनाइट। कितने के लिए, इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट मासेस के लिए सेंटर पे जो भी मास होगा उस पर फोर्स कितना होने वाला है, 0। क्यों 0? टेल मी द रीजन। 0 बोलने से थोड़ी 0 हो जाता है, बताना तो पड़ेगा ना, क्यों, वाई अपोजिट, क्या अपोजिट, डायगोनली अपोजिट फोर्सेस क्या करेंगे,
कैंसल कर देंगे एक दूसरे को। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो डायगोनली अपोजिट फोर्सेस आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है आई एम डूइंग सम ड्राइंग टीचिंग, बट एनीवेज ठीक है। अभी दिस इज द लास्ट टाइम, अगली बार से इन्फिनाइट है तो मैं सिर्फ बता दूंगा इन्फिनाइट है, ड्रॉ नहीं करूंगा। तो ऐसा है, ये जो मास था ये सेंटर पे था। अब इस सेंटर वाले मास को, इस सेंटर वाले मास को जितना ये पार्टिकल अट्रैक्ट करेगा उतना ही ये भी करेगा, राइट। इधर भी ऐसा ही होने वाला है। तो जितना इस साइड से अट्रैक्शन हुआ उतना ही यहाँ से भी हुआ। कैंसिल कैंसिल, ऐसा भी होने वाला है। तो जितना यहाँ से अट्रैक्शन हुआ उतना वहां से हुआ। कैंसिल कैंसिल। सो वी कैन एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट फॉर इनफिनाइट मासेस। वी कैन एक्सटेंड this concept for infinite number of masses, or infinite number of masses, और रिजल्टेंट फोर्स क्या आने वाला है सेंटर पे? 0। बराबर। जेई नीट के क्वेश्चंस में बिल्कुल इसको सॉल्व करना नहीं, डायरेक्टली आंसर 0। कंडीशन है, क्या कंडीशन है? सिमेट्रिकली प्लेस्ड, और सारे के सारे पेरीफेरी पे जो मासेस है वो क्या है? आइडेंटिकल है, सेम वैल्यू के। बराबर। डन। चलो अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4.3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4.3। A car of mass 1.5 ton. How much is 1 ton? 1000 kilo. So 1000 into 1.5 is 1500. So a car of mass 1500 kilogram is running at 72 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, वो 20 मीटर पर सेकेंड आता है। ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, ऑन टर्निंग द इंजन ऑफ, इंजन बंद कर दिया, इट स्टॉप्स इन 20 सेकेंड। तो इंजन ऑफ करने से 20 सेकेंड के बाद गाड़ी जाके रुक गया। रिमेंबर, ब्रेक्स अप्लाई किए नहीं, ब्रेक अप्लाई नहीं किए, सिर्फ गाड़ी का इंजन ऑफ किया। तो गाड़ी रुकने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शन। तो देयर इज ओनली फ्रिक्शन इन केस 1। अब आगे क्या बोला है? व्हाइल रनिंग एट द सेम स्पीड, मतलब अगर 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे ही गाड़ी चल रही होती ऑन द सेम रोड, रोड भी सेम है तो फ्रिक्शन भी सेम है, क्योंकि स्पीड इनिशियल सेम है और रोड भी सेम है। द ड्राइवर ऑब्जर्व्स एन एक्सीडेंट 50 मीटर इन फ्रंट ऑफ हिम। उसी रोड पे उसी स्पीड से जाते वक्त 50 मीटर सामने एक्सीडेंट हुआ, तो ड्राइवर क्या करेगा? ब्रेक अप्लाई करेगा। ही इमीडिएटली अप्लाइज द ब्रेक्स and just manages to stop the car at the accident spot. Accident spot था कितना दूर? 50 मीटर। तो ब्रेक अप्लाई करने से रुकने तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 50 मीटर। इस केस में दो फोर्सेस है, एक है ब्रेकिंग फोर्स और एक है फ्रिक्शनल फोर्स। कैलकुलेट द ब्रेकिंग फोर्स। गुड। तो दो केस है। कितने केस है? दो। कितने केस है? दो। कितने केस है? दो दो दो। देखते रहो। जीवन में मतलब गिवन में क्या है? गिवन में कार का मास 1.5 टन, दैट इज 1500 किलोग्राम, और गाड़ी का इनिशियल स्पीड मतलब यू 72 किलोमीटर पर आवर, kmph, किलोमीटर पर आवर। इसको तुम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। 5/18, 1 एंड 4 4 5 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि गाड़ी रुक गया, रुका, उन्होंने बोला इट स्टॉप्स, तो फाइनल स्पीड कितना हो गया? 0। केस 1 केस 2, ये सारा इंफॉर्मेशन दोनों केसेस के लिए कॉमन था ये। लेकिन अब इसके आगे इंफॉर्मेशन सेम नहीं है। पहले केस में ओनली फ्रिक्शन है, सिर्फ गाड़ी का इंजन बंद कर दिया, ब्रेक अप्लाई किया नहीं, तो 20 सेकेंड में गाड़ी रुका। केस 2 में ब्रेक अप्लाई किया है, तो ब्रेक प्लस फ्रिक्शन है, और गाड़ी को रुकने के लिए 50 मीटर का डिस्टेंस लग गया। तो इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करते वक्त जरा अच्छे से
नहीं तो गए 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 गए। आपको क्या फाइंड करना है? ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, फोर्स तो फोर्स होता है, तो फोर्स होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये होता है ना? पक्का? हमको अगर ब्रेकिंग फोर्स फाइंड करना है तो हमको ब्रेकिंग फोर्स होगा मास इनटू रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स। रिटार्डेशन है, यहाँ पे स्पीड कम हो रहा है, स्पीड बढ़ता तो क्या बोलते? तो ये कौन है? रिटार्डेशन, राइट? अब आपको सोचना ये पड़ेगा, सिर्फ इस फॉर्मूला से काम होगा क्या? सिर्फ इससे काम नहीं होगा, बाकी फॉर्मूला भी लगेंगे, वो सॉल्यूशन में लिख दूंगा मैं। तो यू हैव टू थिंक कि हाउ डू आई फाइंड आउट ए, क्योंकि एम तो मुझे पता है कितना है, 1500। मुझे क्या फाइंड करना है? ए। तो केस 1 केस 2। अब केस 1 में तुम्हारे पास v का वैल्यू है कितना है? 0। u का वैल्यू है कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। t का वैल्यू है कितना है? 20। और a फाइंड करना है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, क्योंकि t पता है, s नहीं। तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। व्हाट इज v? 0। व्हाट इज u? 20। और ये जो a है, a ये फाइंड करना है, राइट? a, लेकिन ये a फ्रिक्शन की वजह से आया। किस वजह से आया? फ्रिक्शन, क्योंकि पहले केस में तुमने ब्रेक तो अप्लाई किया ही नहीं ना, तो ओनली फ्रिक्शन। तो दिस इज रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन, रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये हो जाएगा 20 AF, इधर आके माइनस, तो -20 है ना, -20 वाला। अरे इसको इधर लाओ, तो -20 वाला, तो कितना हो गया? -1। तो फ्रिक्शन की वजह से कितना रिटार्डेशन है? -1। अभी याद रखना। अब हम केस 2 देखेंगे। नाउ वी विल सी केस 2। केस 2 में तुमको v पता है 0, तुमको u पता है 20, तुमको s पता है और तुमको a चाहिए। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। पक्का पक्का? पक्का पक्का क्या? हाँ, क्या बोला मैंने? पक्का पक्का क्या पूछा मैंने? व्हाट डिड आई जस्ट आस्क? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, बराबर? v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 20, फिलहाल 20 का स्क्वायर, चलो ठीक है, प्लस 2a इंटू 50, जो डिस्टेंस कितना था? 50 था, तो 2 इंटू 50 इज 100, a इक्वल्स टू 400 विद अ माइनस साइन, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस होगा ना, तो माइनस हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन केस 2 का जो रिटार्डेशन है वो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से है क्या? सिर्फ ब्रेक की वजह से है क्या? नहीं, दोनों की वजह से है। तो मैं इसको ऐसा लिखूं क्या? चलता है क्या ऐसा? -4 को ऐसा लिख सकते हैं ना, -1 -3, यस और नो? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि -1 किसका था? फ्रिक्शन, बराबर। तो फिर -3 किसका है? ब्रेक का है। तो रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक कितना है? -3 है। देयरफॉर ब्रेकिंग फोर्स m इंटू ए बी था कि नहीं? m कितना था? 1500 इंटू कितना? -3, तो कितना? -4500 न्यूटन, बराबर। गुड, आंसर हो गया खत्म। लेकिन आई हैव एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट इज द टोटल फोर्स? टोटल फोर्स इज मास इंटू टोटल एक्सेलरेशन। व्हाट टोटल एक्सेलरेशन? -4, मास कितना है? तो टोटल फोर्स कितना है? 6000। अब 6000 में से 4500 किसका कंट्रीब्यूशन है? ब्रेक का। तो फ्रिक्शन का कितना है? 1500। तो ऐसा भी सोचना चालू करो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, फास्ट। वेरी गुड। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सीईटी में भी आया है, सिर्फ फोर्स का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर दिया,
तो CET का PYQ है ये। ओवर अ गिवन रीजन, एक रीजन में, और फोर्स इन न्यूटन वेरीज एज F इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 1। In this region, an object is displaced from x equal to 20 centimeter to x2 equal to 40 centimeter। तो ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ था? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। उस पर एक फोर्स लगा दिया। कौन सा फोर्स लगा दिया? 3x² माइनस 2x प्लस 1। तो इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया। b इससे कहाँ चला गया? 40 पे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अच्छा एक बात बताओ, अगर फोर्स, पहले तो ये बताओ फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो फिर वर्क डन कैसे निकालते हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर वेरिएबल हो तो? भूल गए। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर कांस्टेंट फोर्स हो तो। अगर वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन F/dx। अभी तो बताया था 2 दिन पहले, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, परसों के लेक्चर में हुआ। 2 मेथड भी बताए थे, और ये भी बोला था कि मैथमेटिकल मेथड अगर यूज करना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म दिया होना चाहिए, और अगर ग्राफिकल फॉर्म यूज करना है तो फोर्स का फंक्शन दिया चाहिए। है क्या फंक्शन? यस, गुड। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी वेरिएबल फोर्स हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अभी हमको गिवन में दिया हुआ है F 3x² माइनस 2x प्लस 1। इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर। फाइनल पोजीशन कितना है? 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 मीटर। वेरी गुड। और हमको क्या फाइंड करना है? वर्क डन। हमको फाइंड करना है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वेरी गुड। एंड अभी मैंने बताया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो तो हमेशा इंटीग्रेशन होता है, साथ में लिमिट्स लिखने पड़ते हैं। कहाँ से कहाँ तक? x1 से x2 तक, x1 से x2 तक। तो सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है फिर, और सिंपल ही है, फिजिक्स सिंपल ही है। प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी का। यू डू नॉट प्रैक्टिस फिजिक्स एवरी डे, यू डू नॉट रिवाइज, समटाइम्स यू डू नॉट इवन पे अटेंशन इन क्लासेस, फिर बहुत डिफिकल्ट है। और तुम जेई नीट के बैच में आओगे तो तुमको तो ये तो तुम्हारे लिए ओरली सॉल्व होता है क्वेश्चन, और होना चाहिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई नीट, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नथिंग फॉर यू। बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले 1 2 3, तो 3 इंटीग्रल, और तीनों का लिमिट क्या है? सेम है। तो मैं एक काम करता हूँ, लिमिट सीधा बाहर लिखूंगा कॉमन। पहला इंटीग्रेशन 3x² dx माइनस दूसरा इंटीग्रेशन 2x dx, 2x dx प्लस 1, मतलब dx, dx 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 तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। और क्योंकि तीनों पे लिमिट सेम था तो लिमिट सेम लिख दिया, x1 टू x2। और x1 की वैल्यू मुझे पता है, x2 की पता है, बाद में देखेंगे उसको। कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, कांस्टेंट 3 इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन x² dx माइनस, क्योंकि बीच में माइनस था, 2 कांस्टेंट है, 2 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, राइट, देन प्लस dx, प्लस इंटीग्रेशन dx x1 से x2 तक। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x²? x³ by 3. What is integration of x? x² by 2. What is integration of dx? x। और ये था 0.2, ये था 0.4। वेरी गुड। 3 3 2 2 कैंसिल हो गया, 3 3 2 2 गया। फिर क्या करते हो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 0.4 का क्यूब माइनस 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.4 माइनस, ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया। अब क्या करोगे? लोअर लिमिट 0.2 का क्यूब माइनस 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2। व्हाट इज क्यूब ऑफ 0.4? हाँ, जब एक काम करना, 0.4 को 4 इंटू 10⁻⁻1 मान लेना। 4 का क्यूब 64, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 64 इंटू 10⁻³ मतलब 0.064।
0.4 का स्क्वायर 0.16, 0.16 और 0.4 माइनस 0.2 का क्यूब 0.008, 0.008 और ये 0.04 और प्लस 0.2। ठीक, गुड, ठीक है, पक्का सर, गुड। 0.4 में से पहले 0.16 माइनस करो, 0.24। अरे 0.4 में से 0.16 क्या है ना, 0.24। 0.24 में ये ऐड करो, 0.24 में ये ऐड करो, 0.24 ऐड करो, ऐड 4 10 का 0 और एक कैरी फॉरवर्ड 304, पक्का, श्योर श्योर 100%। तो 0.304 ये टोटल हो गया। दो में से मतलब 0.2 में से 0.04 माइनस कर लो, 0.16, 0.16 और इसको ऐड कर लो 0.168, 0.168 इसमें से ये माइनस कर लो। 304 में से 168 माइनस करो ना। क्या करते बताता हूँ मैं, रुको रुको भाई, नहीं 304 में से 168 निकालना है। 300 का 4 छोड़ दो, 168 को 170 मान लो, 2 इधर छोड़ दो तो 6 छोड़ दिया। 170 और 300 में डिफरेंस कितना है? 130, और जो 6 छोड़ दिया वो 136, और पॉइंट तो तुमने शुरू से लिया ही नहीं, तो कितना हो गया 0.136 न्यूटन। डन, खत्म। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो यहाँ ध्यान दो, बिकॉज अभी कुछ एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है जो वैसे भी जेई नीट के क्लासेस में बताने वाला था, वो अभी बता दूंगा थोड़ा सा पार्ट ऑफ इट। फिगर ए, तो देयर इज अ फिगर ए शोज अ फिक्स्ड पुली। यहाँ पे पुली, पुली पता है ना, पुली, पुली कुएं में से पानी निकालते हो रस्सी से, रस्सी किसके ऊपर से घूमता है उसको बोलते हो पुली। तो फिगर ए शोज अ फिक्स्ड पुली, अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, a massless inextensible string with masses m1 and m2, इधर m1 है इधर m2 है, m2 greater than m1, m2 greater than m1, बता दो मतलब क्या होता है। attached to its ends is passing over the pulley, तो एक रस्सी हमने पास कर दी पुली के ऊपर से, एक साइड पे मास है m2, एक साइड पे m1, m2 की वैल्यू m1 से ज्यादा है। Such an arrangement is called as Atwood machine, इसको क्या बोलते हो? Atwood machine। Calculate, calculate, calculate acceleration of the masses and force due to tension along the string, assuming axle of the pulley to be frictionless। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैं फिलहाल तुमको फुल फ्लेज सॉल्यूशन दे रहा हूँ, लेकिन लॉज ऑफ मोशन का जब जेई नीट का पार्ट स्टार्ट होगा मैं तुमको ऐसे से ट्रिक बताऊंगा, क्वेश्चन पढ़ा आंसर आया, बात करते। गुड, बट यस यू विल हैव टू पे अटेंशन। ऐसा है, हमारे पास एक पुली है, पुली, पुली, गुड। अब ये पुली ऐसा हवा में तो नहीं लटकेगा, तो इसको हैंग करने के लिए एक रॉड लगा दिया, रॉड। और ये जो रॉड 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 ये रॉड इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, और उसके बाद इसके ऊपर से हमने रस्सी पास कर दी, स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, मतलब इस रस्सी का खुद का कुछ मास नहीं है, ऐसा है। और इसके एक एंड पे हमने एक मास लगा दिया m2 और दूसरे पे लगा दिया m1। गुड 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 गुड, ठीक। अब ये m1 है और ये m2 है, तो तुमको ये बताया गया है कि m2 इज ग्रेटर देन m1। अब ये क्यों बताया? सिंपल सी बात है, तराजू देखा, तराजू जिस साइड में ज्यादा मास वो साइड नीचे जाता है, दूसरा साइड ऊपर जाता है। तो यहाँ पे m2 वाला साइड नीचे आएगा विथ एक्सेलरेशन a, और ये ऊपर जाएगा विथ एक्सेलरेशन a, क्योंकि रस्सी सेम है। तो ये अगर a एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है, ये a के साथ ऊपर जाएगा। और याद रखना,
जब तक स्ट्रिंग सेम हो, रस्सी सेम हो, टेंशन सेम होता है। टेंशन क्या होता है? इधर भी टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी। और याद रखना टेंशन का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। रस्सी को बांधा कहाँ पे है? उस डायरेक्शन में। इमेजिन मेरे पास एक रस्सी है, एक एंड मैंने पकड़ा, एक एंड तुमने पकड़ा। मैं देखूंगा तो मुझे लगेगा टेंशन तुम्हारी तरफ है, क्योंकि मुझे क्या लगेगा? तुमने पकड़ के रखा। और तुम्हें क्या लगेगा? मैंने पकड़ के रखा। तो मैं नीचे से देखूंगा तो टेंशन कहाँ दिखेगा? ऊपर। और ऊपर से देखूंगा तो कहाँ दिखेगा? नीचे। यहाँ पे भी वैसा होगा, ऊपर से देखूंगा तो कहाँ दिखेगा? नीचे। और नीचे से देखूंगा तो कहाँ दिखेगा? ऊपर। बराबर? पक्का पक्का? श्योर श्योर, गुड गुड। ये जो मास है, मास, हर एक मास का क्या होता है? वेट। व्हाट इज वेट? mg। तो यहाँ पे क्या है? m2g। और यहाँ पे क्या है? m1g। बराबर? हो गया डायग्राम कंप्लीट। देखो टेंशन 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 टेंशन, m2g m1g, पुली और एक स्ट्रिंग। पक्का? तुमको क्या पूछा है? यू आर सपोज टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड टेंशन। अब मैं तुमको शॉर्टकट बता सकता हूँ, लेकिन एज आई टोल्ड यू, यू आर डूइंग स्ट्रेट बोर्ड क्वेश्चंस, तो फुल फ्लेज मेथड पता होने चाहिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम में तुम कुछ भी ड्रॉ नहीं करते हो, सिर्फ बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस ड्रॉ करते हो, राइट? तो उसको बोलोगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। तो एक काम करेंगे, m1 और m2 दोनों का मैं ड्रॉ करूंगा फ्री बॉडी डायग्राम। अब मुझे बताओ, ये जो m1 था, m1 पे एक फोर्स है ऊपर, कौन सा? टेंशन। और एक फोर्स है नीचे, कौन सा? m1g। तो नीचे है m1g, ऊपर है टेंशन, और ये सिस्टम भी कहाँ जा रहा है? ऊपर। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फर्स्ट मास। व्हाट अबाउट सेकंड मास? सेम। नीचे कौन सा फोर्स है? m2g। ऊपर कौन सा फोर्स है? टेंशन। और ये सिस्टम कहाँ जा रहा है? नीचे। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। बराबर? अब यू हैव टू रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर तब जाता है जब ऊपर के डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स हो, मतलब नेट फोर्स इज अपवर्ड्स। कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे तब जाता है जब नीचे के डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स हो, मतलब नेट फोर्स इज डाउनवर्ड। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? तो ऊपर का फोर्स ज्यादा होगा। कौन है ऊपर? नीचे कौन है? m1। तो पता है क्या लिखते हैं? t माइनस m1g। क्या लिखते हैं? t माइनस m1g इक्वल्स टू नेट फोर्स। दूसरा कहाँ आ रहा है? नीचे। तो नीचे फोर्स ज्यादा होगा। नीचे कौन है? तो पता है क्या लिखेंगे? m2g माइनस टेंशन इक्वल्स टू नेट फोर्स। लेकिन एक बात बताओ, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ फोर्स? ma। तो m1a, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 था, इधर क्या लिखोगे? m2g माइनस टेंशन इक्वल्स टू m2a। दोनों का a सेम है। गुड? पक्का पक्का? यहां से t इक्वल टू मिल जाएगा m1g प्लस m1a। यहां से t मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? m2g माइनस m2a। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम होगा। फ्रॉम 1 and 2। एंड रिमेंबर, जेईई नीट के टाइम एक भी स्टेप नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर कैसे आते हैं तब बताऊंगा मैं। तो इक्वेट कर लो, m1g प्लस m1a इक्वल्स टू m2g माइनस m2a। तुमको a फाइंड करना है, तो a वाले एक साइड, दूसरे g वाले दूसरी साइड। तो m1a ये इधर आ गया, क्या हो गया? प्लस m2a। m2g माइनस m1g, a कॉमन m1 प्लस m2, g कॉमन m2 माइनस m1। इसको वहां डिवाइड कर दो, तो a इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। मिल गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन। और क्या चाहिए था? टेंशन। अब ये जो a का इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 3, ये तुम चाहो
तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों से आंसर सेम मिलने वाला है। इट इज़ योर चॉइस। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है, इक्वेशन नंबर 3 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में किसी भी सब्स्टिट्यूट कर दो चलेगा। व्हाट इज इक्वेशन 1? t इक्वल्स टू m1g। एक काम करो ना, कैन आई ऑल्सो राइट दिस एज m1 कॉमन g प्लस a, लिख सकता हूँ ना ऐसा? हाँ, तो g प्लस a, तो g प्लस a, लेकिन a कौन है? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। तो t इक्वल्स टू m1, g कॉमन आ गया, g कॉमन आ गया, 1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या कैंसिल हो गया? m1 और m1 कैंसिल हो गया, m2 m2 दो बार, तो 2m2 और बाहर कौन है? कौन है? m1। तो 2 m1 m2 g, ये 2m2 ये m1g, तो 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। हो गया, क्वेश्चन खत्म। ये आ गया टेंशन का इक्वेशन।